हैंडआउट आपको मिल जाएगा, हैंडआउट में सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आई रिपीट, हैंडआउट आपको मिल जाएगा, हैंडआउट में सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होगी। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ध्यान और तवज्जो के साथ बोर्ड की तरफ देखना है और अपने हाथ में कैलकुलेटर रखना है और अलर्ट रहना है कि मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछूँ ना वो उसको आता हो। लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हैंडआउट मिल जाएगा। हैंडआउट पे एक एक चीज़ लिखी हुई होगी, जो भी मैं बोर्ड पे करवाऊँगा बस आपने तवज्जो से सुनते रहना है, यहाँ वहाँ की बातें नहीं करना। रिकॉर्डिंग भी मैं कर रहा हूँ और फोकस पूरा रखना है। देखो जब हम रेशियोज पढ़ते हैं ना, या इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्या मतलब है? इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब यह है कि जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, आप बैलेंस शीट बनाते हो, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और बैलेंस शीट को कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए। ठीक है, अच्छा, आपके सिलेबस में ये वाला टॉपिक हमेशा से रहा है और एक वक्त ऐसा आया था 3-4 साल का पीरियड, 2-3 साल का पीरियड, जिसमें इसका एक क्वेश्चन आपके सिलेबस में कंपलसरी हो गया था, यानी कि हर अटेम्प्ट में पूछा जाता था। अभी भी तकरीबन ऐसा ही है, इसलिए क्योंकि एक ग्रिड है आपकी, ग्रिड बी में 2 टॉपिक्स हैं। एक टॉपिक है आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जो बेसिक सी एक ऊपर से फ्रेमवर्क होता है कि IAS IFRS कैसे अप्लाई करने हैं, और थोड़ी डिटेल में उसकी नहीं जाऊंगा। दूसरा टॉपिक है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस 2 टॉपिक्स हैं उस ग्रिड में, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ग्रिड आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई। और उस ग्रिड में अगर 2 ही टॉपिक्स हैं और दूसरा वाला जो टॉपिक है उसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता ही नहीं है, तो इसी का आने को बनता है। यानी कि अब ICAP ने ये क्लियरली तो नहीं लिखा, पहले तो क्या था, एग्जाम आना था कि क्लियर था कि भाई रेशो का एक सवाल पूछूंगा ही पूछूंगा, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक सवाल आता ही आता था, डेफिनेटली आता था। अब ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन कहने का मकसद उसका यही है, क्योंकि उसने थोड़ी सी वेटेज बढ़ाकर एक टॉपिक और डाल दिया जो टॉपिक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जनरली नहीं है। अच्छा, अब इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले सिलेबस में होता था, अब एक चीज इसमें और एक कीवर्ड जो है वो अलग से ऐड किया गया है। और आपको सिलेबस जब आप रीड करोगे ना, तो उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ आ रहा होगा, विंडो ड्रेसिंग। कभी किसी ने विंडो ड्रेसिंग का लफ्ज सुना? क्या होता है विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट्स को जो है ना अच्छा दिखाओ, एक्चुअल से अच्छा दिखाओ। जिस तरह से अभी क्या होता है कि 31 दिसंबर वाला दिन होता है ना, तो जहाँ जहाँ मेरे बैंक अकाउंट्स हैं, या आप लोग भी बड़े होंगे, जब आप लोगों के फंड्स वगैरह कहीं पर पड़े हुए होंगे, तो आपको बैंक वाले फ़ोन करेंगे 31 दिसंबर को। क्या बोलेंगे भाई? बोलेंगे सर आपके अकाउंट में 4 लाख 5 लाख रुपए पड़े हुए ना, आप इसमें 2-3 लाख रुपए और डलवा दो, आज कल सुबह निकाल लेना। 31 दिसंबर वाले दिन वो फ़ोन कर बोलेंगे, 31 दिसंबर वाले दिन वो फ़ोन कर बोलेंगे कि आपके अकाउंट का बैलेंस मिसाल के तौर 7 लाख रुपए है, आप 3-4 लाख रुपए काइंडली आपके पास होंगे कैश या किसी और बैंक में, हमारे बैंक में डलवा दो, रखवा दो, कल सुबह निकलवा देना। क्यों? क्योंकि उनके डिपॉजिट के टारगेट्स होते हैं, और वो डिपॉजिट के टारगेट्स कैसे होते हैं, एक डेडलाइन होती है जनरली 31 दिसंबर को चेक किया जाता है कि किस बैंक के कौन से ब्रांच में कितने पैसे लोगों के पड़े हुए हैं। उससे उस ब्रांच की क्या होती है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट होती है कि उस ब्रांच की परफॉर्मेंस कितनी थी, उसने मोहल्ले में जो लोग रहते थे, जो इदारे थे, उनसे कितने पैसे अपने पास कर लिए। एक मोहल्ले में हबीब बैंक है, मीज़ान बैंक है, अस्करी बैंक है, समिट बैंक है, तो किस बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी है? जो बैंक का जो ब्रांच होगा वो अपने करीब के जो रहने वाले रिहायशी हैं, लोग हैं, उसके कितने ज़्यादा डिपॉजिट रख सका। तो सर एक दिन के लिए क्यों मांगते हैं? एक दिन के लिए इसलिए मांगते हैं, मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में अगर 31 दिसंबर को 7 लाख रुपए पड़े हुए और वो मेरे जैसे 25-30-50 लोगों को और फ़ोन कर दे और बोले यार 3-3 लाख रुपए बस डलवा दो, कहीं से भी डलवा दो, प्लीज़ डलवा दो, 2 घंटे के लिए डलवा दो, रात को जब क्लोजिंग हो जाएगी 1 जनवरी को निकाल लेना, तो होगा क्या कि मेरे अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, बढ़कर 1 मिलियन पर चला जाएगा। इस तरह से कितने लोग होंगे?
और जब वो 31 दिसंबर के अकाउंट्स बन रहे होंगे तो इसमें ये जो डिपॉजिट्स होंगे क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, 1 जनवरी को निकाल लो। ठीक है, तो अब ये मिसाल थी विंडो ड्रेसिंग को बताने की या विंडो ड्रेसिंग समझाने की। भाई विंडो ड्रेसिंग क्या है? विंडो ड्रेसिंग ये कि आपने एक आर्टिफिशियल अपनी इन्वॉल्वमेंट करी ताकि फाइनेंशियल्स अच्छे नजर आए। ठीक है, इसी तरह से पेरेंट और सब्सिडरी में होता है। पेरेंट और सब्सिडरी समझते हो, दो कंपनीज होती है पेरेंट और सब्सिडरी। लेट से साल के आखिरी दिन पेरेंट ने सब्सिडरी को बोला तुम हमसे 5 करोड़ का माल खरीद लो, हम 80 पास कर देंगे, डेटेड डेबिट सेल्स क्रेडिट। चाहिए नहीं है फिर भी खरीद लें, हाँ कर लो ना यार, हमारी सेल्स बढ़ जाएगी ना। अगले दिन क्या करना, सेल्स रिटर्न कर देना। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि 31 दिसंबर आपका ईयर एंड है, लेट्स से आपका टारगेट था कि 10 मिलियन की सेल्स अचीव करनी है, वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा, आपने सब्सिडी को बेच दिया। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो उस पर कंसोलिडेटेड अकाउंट्स में वो ट्रांजैक्शन कैंसिल आउट होगी, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ना। ठीक है, तो इस तरह के काम को हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं। अब विंडो ड्रेसिंग जो है वो एथिकल है, अनएथिकल है, रोकना कैसे है, ये सारी चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। तो दो तरह की चीज़ें। अच्छा, जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम मुख्तलिफ एंगल्स से इंटरप्रेट करते हैं, या एक कंपनी को हम जब देखते हैं ना तो मुख्तलिफ एंगल्स से उस कंपनी को देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप ये देखते हो कि नंबर 1, किसी कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है कि नहीं। सर लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो उधार हैं या करंट लायबिलिटीज़ हैं, क्या कंपनी वो पे कर पाएगी या नहीं, ये लिक्विडिटी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे लेट से एक कंपनी है, उसके 3 लाख रुपए के उधार हैं और 4 लाख रुपए उसके पास कैश पड़ा हुआ है, तो वो आराम से अपने उधार को पे ऑफ कर सकती है। ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं कि किस कंपनी की लिक्विडिटी अच्छी है। अच्छा, फिर प्रॉफिटेबिलिटी, आप लोगों ने बहुत सारी बार नेट प्रॉफिट रेशो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मार्कअप, नेट प्रॉफिट परसेंटेज ये कैलकुलेट किया होगा। जिसका ज़्यादा है उसका, जितना ज़्यादा है उतना अच्छा है ना। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा होगा उतना ही अच्छी बात होगी, यानी कि कंपनी जो है उसके प्रॉफिट उतने ही ज़्यादा है या परफॉर्मेंस उतनी अच्छी है। तो ये देखा जाता है। फिर इसी तरह से कुछ वर्किंग कैपिटल रेलेवेंट रेशियोज भी होते हैं कि मुझे मेरे डेटर्स कितने दिनों में पैसे दे रहे हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम अपनी डिस्कशन जो स्टार्ट करते हैं ना, वो सबसे पहले आज जो डिस्कशन करते हैं ना, वो हम सबसे पहले करते हैं लिक्विडिटी रेशो की, लिक्विडिटी रेशोस। अच्छा, कभी भी अगर आपको कोई सवाल बोले कि किसी कंपनी का सिनेरियो देकर बोले कि इस कंपनी की लिक्विडिटी को एनालाइज करो, किसी कंपनी की लिक्विडिटी कैसी है ये मुझे बताओ, तो आप 2 रेशोस कैलकुलेट करोगे। एक आपके पास होगा आपका करंट रेशो, एक आपके पास होगा आपका करंट रेशो। सर करंट रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? करंट रेशो कैलकुलेट करोगे एज करंट एसेट्स, करंट रेशो कैलकुलेट करोगे एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशो कैलकुलेट करोगे एज करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये आप पहली रेशो कैलकुलेट करोगे। दूसरा जो रेशो आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे अपना क्विक रेशो। दूसरा जो रेशो आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे अपना क्विक रेशो। और क्विक रेशो कैसे कैलकुलेट होगा? क्विक रेशो कैलकुलेट होगा एज करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। करंट एसेट्स में से स्टॉक को हटा दोगे, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। ठीक है, ये 2 रेशोज पर्टिकुलरली आप कैलकुलेट करोगे अगर कोई सवाल आपको बोले कि एक कंपनी की लिक्विडिटी एक्सप्लेन करो कि कैसी है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ये 2 रेशोज जो हैं वो कैलकुलेट कैसे होते हैं। 2 रेशोज हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब क्या है, माने क्या है, बताते क्या है। सबसे पहले हम करंट रेशो की बात करते हैं। देखो, करंट रेशो कैलकुलेट करने के लिए हम कंपनी के करंट एसेट्स को कंपनी की करंट लायबिलिटीज से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा सर, करंट एसेट्स में क्या क्या आता है? अच्छा, मुझे कोई बताएगा कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, जब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं, तो कौन से करंट एसेट को सबसे पहले लिखा जाता है टॉप पर?
हाँ, जो रेडीली कैश में अवेलेबल है उसके सबसे ऊपर लिखा जाता है, सबसे नीचे। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है लिक्विडिटी का ऑर्डर? सही है। देखो जनरली क्या होता है, जनरली कंपनी के पास 4 तरह के एसेट्स तो होते हैं। क्या क्या? जनरली कंपनी के पास स्टॉक होता है, डेटर्स होते हैं, कैश इन बैंक और कैश इन हैंड। देखो जनरली इस ऑर्डर में चीजें लिखी जाती हैं। जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप किसी कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हो, जब आप किसी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हो, तो उस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या उस बैलेंस शीट में सबसे पहले करंट एसेट्स में टॉप पर स्टॉक लिखा जाता है, उसके बाद डेटर्स लिखे जाते हैं, उसके बाद बैंक का बैलेंस, उसके बाद कैश का बैलेंस। बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन ये 4 कॉमन चीज़ें हैं जिसको रखकर मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा कि क्यों और क्या ये ऑर्डर क्या है। ये ऑर्डर आपने फॉलो करना है। आपके पास अगर कोई सवाल आता है और वो बोलता है कि एज पर IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, कोई भी फाइनल अकाउंट्स का सवाल आता है तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है। इस ऑर्डर में होता क्या है, इस ऑर्डर में सबसे बॉटम पर क्या आ रहा है सर? कैश आ रहा है। कैश क्या होता है? कैश आपके पास होता है मोस्ट लिक्विड एसेट, और स्टॉक जो होता है ना वो कहलाता है लीस्ट लिक्विड। ठीक है सर। मोस्ट लिक्विड का क्या मतलब है? वो चीज मोस्ट लिक्विड होती है जो कैश है या कैश में सबसे आसानी से कन्वर्ट होगी, और लीस्ट लिक्विड का मतलब होता है जो चीज सबसे मुश्किल से कैश में कन्वर्ट हो। तो ये ऑर्डर क्यों है सर? देखो कैश सबसे नीचे क्यों है भाई? वो है ही कैश, रेडीली यूजेबल कैश आपके हाथ में है, तो वो सबसे नीचे आया। सर इससे ऊपर बैंक क्या है, क्यों है, साथ क्यों नहीं है? बैंक में थोड़ी सी एक एफर्ट एक्स्ट्रा चाहिए होगी। क्या? बैंक तक जाना होगा और कैश निकालना होगा। सर डेटर्स उसके ऊपर क्यों है? देखो डेटर्स कौन होते हैं? जिनको मैंने उधार पर चीजें बेची हैं। अब मिसाल के तौर पर किसी को मैंने बोला है 15 दिन बाद पैसे देना, तो इसका मतलब 15 दिन बाद डेटर कैश में कन्वर्ट होगा। सर स्टॉक उससे ऊपर क्यों है? देखो स्टॉक पहले बेचना पड़ेगा, वो बिकेगा, जब वो बिकेगा तो वो डेटर में कन्वर्ट होगा। जब आप स्टॉक बेचते हो जनरली वो कैश पे नहीं बिकता, बड़े बिजनेसेस में क्रेडिट पर बिकता है। तो आप स्टॉक बेचोगे तो वो डेटर में कन्वर्ट होगा। मिसाल के तौर पर आप कोई चीज लेकर अपनी दुकान पे रखी, 15 दिन बाद वो बिकी, तो स्टॉक डेटर में 15 दिन बाद कन्वर्ट हुआ। डेटर से बोला हम मजीद 20 दिन बाद पैसे देंगे, तो 20 दिन बाद ये पैसे बैंक पे आए, और फिर आप बैंक गए और बैंक से आपने वो पैसे निकाले। तो हम स्टॉक को कहते हैं कि ये लीस्ट लिक्विड है, और कैश को कहते हैं ये मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड यानी कि है ही कैश, या सबसे आसानी से कैश में कन्वर्ट होगा, और लीस्ट लिक्विड यानी कि सबसे मुश्किल से कैश में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है। बहरहाल ये सारी वो चीज़ें होती हैं, करंट एसेट सारी वो चीज़ें होती हैं जो विद इन वन ईयर क्या होती हैं? या तो कैश होती हैं या विद इन 1 ईयर कैश बन जाती हैं। हमारी अजम्पशन होती है ना कि विद इन 1 ईयर ये चीज़ें हमें बेनिफिट दे देंगी, कैश बन जाएंगी एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास देखो सबसे पहला जो हमें रेशो आज पढ़ना है लिक्विडिटी रेशोज की कैटेगरी में, वो लिखा हुआ है मैंने करंट रेशो। अब देखते हैं कि करंट रेशो कैलकुलेट कैसे होगा और फिर उसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। देखो हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमारे पास 3 कंपनीज हैं, ए है, बी है और सी है। 3 कंपनीज हैं, ए, बी और सी। अब इन तीनों की बैलेंस शीट होगी ना, क्या उससे मुझे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज मालूम हो जाएंगे? बिल्कुल।
यानी कि साथ में एक चीज ऐड कर देता हूं, ये एक ऐसा रेशियो है जो बैलेंस शीट दी हुई होगी ना या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ होगा तो कैलकुलेट हो जाएगा। सर क्या कुछ ऐसे रेशियोज भी होते हैं जो बैलेंस शीट के बगैर कैलकुलेट करने होते हैं? हाँ, कुछ ऐसे रेशियोज होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ होगा तो कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट परसेंटेज। क्यों? नेट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोगों को आता है ना, क्या है? या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स आपके बैलेंस शीट पे तो नहीं होता ना, कहाँ होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। या कुछ रेशियोज होता है हाइब्रिड रेशियोज, इसमें एक अमाउंट बैलेंस शीट से और एक पीएनएल से आती है, वो कौन से होते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो रेशियो है करंट रेशियो, वो एक ऐसा रेशियो है जिसकी दोनों वैल्यूज मुझे कहाँ से मिल जाएंगी? बैलेंस शीट से या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल जाएंगी। लेट्स से हमारे पास 3 कंपनीज है ए, बी एंड सी, और इनके कुछ करंट एसेट्स हैं। ए के हमारे पास करंट एसेट्स है 15 रुपये, बी के है 5 रुपये और सी के है 50 रुपये। और इनकी कुछ करंट लायबिलिटीज़ हैं। ए की करंट लायबिलिटी 10 रुपये, बी की भी करंट लायबिलिटी 10 रुपये और सी की करंट लायबिलिटी भी 10 रुपये। हाँ बोलो। यार मैं ऑनलाइन जो है वो रिकॉर्डेड दे दूंगा, लेकिन लाइव में ऑनलाइन तो करता नहीं हूँ ना। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, 1-2 ही है ना, बस सही है। उनको एक मैसेज टाइप कर दो ग्रुप पर कि क्लास के बाद मुझसे कांटेक्ट कर लें। करंट एसेट्स में हमारे पास ए, बी और सी, ये 3 कंपनीज हैं, इनके अलग अलग करंट एसेट्स दिए हुए हैं और इनकी अलग अलग करंट लायबिलिटीज दी हुई है। अब जरा मैं करंट रेशियो कैलकुलेट करता हूं। करंट रेशियो कैसे आता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो 15 डिवाइडेड बाय 10 क्या होगा? 1.5:1। 1.5 भी लिख सकते हो, या डिनोमिनेटर जब आप किसी चीज से डिवाइड करते हो तो 1 बन जाता है, तो 1.5:1 भी लिख सकते हो। अच्छा, बी के लिए क्या होगा? 0.5:1। और सी के लिए क्या होगा? सी के लिए होगा 5:1। देखो डिवीजन, जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हो तो जो डिनोमिनेटर होता है, जो डिनोमिनेटर यानी कि जो डिवीजन में नीचे आता है वो 1 हो जाता है। ठीक है, तो इन तीनों का करंट रेशियो कैलकुलेट करना आ गया। इंटरप्रिटेशन अभी हमें नहीं आई। इन तीनों का जब हमने करंट रेशियो कैलकुलेट किया तो ए का 1.5:1, बी का 1.5:1 और सी का 5:1 आ रहा है। ये करंट रेशियो है। सर इसका मतलब क्या है ये तो बताएं। देखो ए का जो करंट रेशियो है वो 1.5:1 आ रहा है। इसको हम इंटरप्रेट करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये याद रखना कि जब हम करंट रेशियो कैलकुलेट करते हैं या कोई भी रेशियो कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसकी इंटरप्रिटेशन यानी कि उसको पढ़ना कैसे, रीड कैसे करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन हमेशा डिनोमिनेटर से स्टार्ट की जाती है। ए का करंट रेशियो 1.5:1 आ रहा है, और ये जो करंट रेशियो इसका फॉर्मूला बताओ क्या था? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसको जब मैं रीड करूंगा ना, ए का जो 1.5:1 का रेशियो, इसको जब मैं रीड करूंगा तो मैं बोलूंगा फॉर एवरी ₹1 ऑफ करंट लायबिलिटी दैट ए हैज टू settle within 1 year. For every ₹1 of current liability that A has to settle within 1 year, it has rupees 1.5 of current assets. हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए कंपनी ए के पास 1.5 रुपीस के करंट एसेट्स मौजूद हैं। हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे ऑफ करने के लिए, जो कि विदिन 1 ईयर ड्यू हो जाएगी, उसको सेटल या पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास 1.5 रुपीस के करंट एसेट्स मौजूद हैं, जिससे उसको सेटल किया जा सकता है।
for every ₹1 of current liability, company A has to settle within 1 year, it has ₹1.5 of current assets. करंट एसेट्स सर वो चीज़ होती है जो या तो कैश है, या तो बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, या डेटर्स या स्टॉक पे इन्वेस्टेड अमाउंट है जो कि विद इन 1 ईयर जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी हर वो चीज़ है जो विद इन 1 ईयर मुझे पे ऑफ करनी है। ठीक है, तो देखो ए के पास 15 रुपए के करंट एसेट से 10 रुपए का उधार था, बी के पास 5 रुपए के एसेट से और 10 रुपए का उधार था, और सी के पास 50 रुपए के करंट एसेट से और सिर्फ 10 रुपए का उधार था। अब अगर हम लिक्विडिटी देखें तो जाहिर है लिक्विडिटी उसकी अच्छी होगी जिसके पास करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है और उधार बहुत कम है। तो लिक्विडिटी किसकी अच्छी है? सी जो है ना, इसकी लिक्विडिटी बेस्ट है। सी की लिक्विडिटी बेस्ट है। लिक्विडिटी बेस्ट होने का मतलब ये है कि इसके पास सिर्फ 10 रुपए के उधार हैं और 50 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं, यानी कि हर 1 रुपए के उधार को चुकाने के लिए, हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी या हर 1 रुपए के उधार को चुकाने के लिए, पे ऑफ करने के लिए इसके पास 5 रुपए के करंट एसेट्स मौजूद हैं। और जाहिर है ऐसा लग रहा है कि सी जो है वो अपने उधार आराम से पे कर सकता है। तो जब ये पूछा जाएगा कि लिक्विडिटी किसकी अच्छी है तो आप बोलोगे सी की अच्छी है। तीनों के रेशियोज में से जिसका रेशियो सबसे ज्यादा है उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि किसकी फाइनेंशियल पॉलिसी सबसे अच्छी है, तो उसका आंसर सी नहीं होगा। अब सर इसका क्या मतलब है? एक एक कर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हम बी की बात करते हैं। देखो बी कंपनी जो है ना, उसको तो आप छोड़ ही दो ना। क्यों छोड़ दो? या 5 रुपए के करंट एसेट्स हैं और 10 रुपए के उधार है। ऐसा हो सकता है कि कल सुबह कोई बोले भाई मेरे 10 रुपए दो, और वो बोले मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए है। यानी कि बी की परफॉर्मेंस तो अच्छी नहीं है, और बी में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है। रिस्क ऑफ डिफॉल्ट का मतलब ये है कि कोई इससे उधार मांगने, अपने पैसे वापस मांगने आएगा और ये बोलेगा मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, या कोई इससे 10 रुपए बोलेगा भाई मैंने तुम्हें 10 रुपए उधार दिए थे, मेरा उधार तो दो, तो ये बोलेगा यार मेरे पास तो 5 रुपए के करंट एसेट्स हैं। या फिर ऐसा होगा कि इसको अपना उधार वापस करने के लिए करंट एसेट्स तो देने ही पड़ेंगे, साथ में हो सकता है कि कुछ नॉन करंट एसेट्स बेचने पड़े, मशीन बेचनी पड़े, कोई फिक्सचर बेचना पड़े, कोई बिल्डिंग बेचनी पड़े, कोई लैंड बेचना पड़े, यानी कि मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो कभी भी अगर करंट रेशियो जो है उसमें एसेट्स कम है और लायबिलिटी ज़्यादा है, तो ये खतरे की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लोगों से 10 लाख रुपए का उधार लिया हुआ और आपकी जेब में 4 लाख रुपए है, तो आप मसले में हो। डेफिनेट सी बात है, या तो आप अगर इंडिविजुअल लेवल पर बात करो तो आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी उधार वापस करने के लिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर अ बिजनेस। ठीक है, तो बी जो है ना उसकी पोजीशन तो अच्छी नहीं है। बी जो है उसमें तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट है। ऐसा हो सकता है कि वो अपने उधार वापस ना कर पाए और इसकी वजह से उसको कोई चीज़, अपनी कोई नॉन करंट एसेट बेच ना पाए। अच्छा सर सी बेस्ट है ना, आप क्यों फाइनेंशियल पॉलिसी अलग से लिख रहे हो? देखो ये सी जो है ना, इसके पास करंट एसेट्स बहुत ही ज़्यादा है। देखो एक मिसाल लेते हैं, ठीक है, मिसाल ये लेते हैं, लेट से आपके पास जो है ना, आप जो है वो TMUC आते हो, आप TMUC डेली बेसिस पर आते हो, और आपको पता है कि आपका ट्रैवलिंग का और खाने पीने का जो खर्चा होता है लेट से, और जो डंडी मारते हो अब्बा से हिसाब लेने में, वो लेट से मिल मिलाकर 400 रुपये बनता है। ठीक है, बोलते हो कि बस पे जा रहा हूँ, बोलते हो रिक्शे में जा रहा हूँ और आते बस पे हो, वो बचा लेते हो, या जो भी है, टोटल नेट जो आपका है ना वो 400 है। सही है, नेट आपका एस्टिमेट है यार 400 अब्बा से लेने हैं। ठीक है, इसलिए क्योंकि लेट से खर्चे जो होते हैं वो मिसाल है डंडी के साथ 350 के होते हैं। तो भाई जितने आपके खर्चे होंगे, आपका एक एक्सपेक्टेड होगा ना कि आने का इतना, जाने का इतना, खाने पीने का इतना, कैंटीन में इतना इस्तेमाल होगा। आपने सोचा भाई यार इतने खर्चा होता है, उससे 200-300 रुपये या शायद 1000 रुपये एक्स्ट्रा सेफ साइड पर रखने के लिए वो रखोगे, और जितना खर्चा होगा उससे थोड़े ज़्यादा रखोगे। उससे कम रखोगे क्या? नहीं, उससे कम नहीं रखोगे। उतने ही रखोगे? नहीं, उतने ही भी नहीं रखेंगे, उससे थोड़े ज़्यादा रखेंगे,
क्योंकि एकदम से हो सकता है कि किसी कहीं ज़रूरत पड़ जाए, तो जितने चाहिए उससे कुछ एक्स्ट्रा रखेंगे। तो एक बंदा ये है। दूसरा बंदा टीएमयूसी आता है, जेब में 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए लेकर आता है, उसको पता है उसको भी 3.5 खर्च करना है, 350। तो बताओ कौन सा अक्लमंद है और कौन सा बेवकूफ़ है? ऊपर वाला कौन है? अक्लमंद है। ठीक है, 5 लाख रुपए घर पे पड़े हुए हो फिर भी लेकर आने की ज़रूरत है नहीं। इसी तरह से मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें जो है ना, ऐसा हो नहीं, लेकिन अगर मैं तुम्हें लेट से मिसाल के तौर पे 5 करोड़ रुपए दूं, ऐसे ही दे दूं, चलो ठीक है। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, एक ऑप्शन ये कि घर पे तिजोरी में सेफ साइड पे रख दो। दूसरा ऑप्शन ये कि उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद कर इन्वेस्टमेंट कर और कमाने की सोचो। तो दूसरा ऑप्शन बेहतर है ना, अगर वो 5 करोड़ रुपए तुम्हारे अपने हो। क्यों यार, घर में रखकर 5 करोड़ रुपए खुद कमा कर तो नहीं देंगे। अगर तिजोरी में उसको मैंने बंद कर 5 करोड़ को रख दिया तो 10 साल बाद भी वो 5 करोड़ ही रहेंगे और उनकी रियल वैल्यू तो और कम हो जाएगी इन्फ्लेशन की वजह से। तो कहने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं, जितने भी हमारे करंट एसेट्स होते हैं वो खुद पड़े कुछ कमा कर नहीं देते, वो नॉन इनकम जनरेटिंग एसेट्स होता है। देखो कैश है, कैश से बिजनेस करोगे तो वो कमा कर देगा, कैश बैंक में रख दोगे तो कमा कर नहीं देगा। ठीक है, हाँ इंटरेस्ट का कंपोनेंट मिल सकता है, लेकिन कंपनी के जो करंट एसेट्स होते हैं उसमें से स्टॉक है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, कैश इन बैंक में भी करंट अकाउंट है और पीएनएल है। तो बहुत कम ऐसा करंट एसेट का अमाउंट होगा जो खुद कमा कर दे रहा होगा। तो जनरली अगर कंपनी के पास करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा है ना, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी अच्छी है, उस कंपनी की पॉलिसी सही नहीं है। कंपनी सी को चाहिए था कि अगर उसने लोगों से 10 रुपए का उधार लिया हुआ है तो वो अपने करंट एसेट्स जो है ना, वो लेट से बहुत ज़्यादा हो गया 20 25, बहुत ज़्यादा हो गया 30 रुपए तक रखे। ऊपर का जो एक्स्ट्रा का ऊपर का लेट से अगर 50 है, 50 में से चलो 20 रख ले, 10 का उधार है, 20 सेफ साइड पे रख लिए, ठीक है ना। बाकी 30 रुपया कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करे या नॉन करंट एसेट्स में लेकर जाए, क्योंकि जनरली कंपनी के जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं उनका जो रिटर्न जनरेट कर वो देते हैं वो ज़्यादा होता है। सर बैंक अकाउंट में रखा हुआ हो, करंट पीएनएल अकाउंट में रखा हुआ हो, वो तो करंट एसेट है, वो तो कमा कर देता है, लेकिन उससे जो रिटर्न आ रहा होगा वो इतना थोड़ी होगा जितना तुम कहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे। इवन तुम बैंक भी जाओ, बोलो मुझे 1 साल के लिए 1 लाख रुपए रखने, और बैंक को बोलो 10 साल के लिए 1 लाख रखने, तो वो बोलेगा 1 साल के लिए 1 लाख रखोगे हम आपको 7% इंटरेस्ट देंगे। 10 साल की एश्योरिटी के साथ अगर आप आज 1 लाख रुपए रखोगे तो हम आपको 15% इंटरेस्ट रेट देंगे, इसमें भी फर्क होता है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे करंट एसेट्स हो जाना भी सही नहीं है। हाँ, लिक्विडिटी के हिसाब से कौन बेहतर है? सी है पैसा और उधार कम, लेकिन फाइनेंशियल पॉलिसी सबसे अच्छी इधर जो होगी वो ए की होगी। क्यों? इसलिए क्योंकि ए में रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि करंट एसेट्स बहुत कम और लायबिलिटीज बहुत ज्यादा, नहीं। और इसके जो करंट एसेट्स है ना वो करंट लायबिलिटी से, जो इसके करंट एसेट्स है वो करंट लायबिलिटी से थोड़े से ज्यादा है। तो जनरली 5:1 का करंट रेशो अच्छा करंट रेशो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। तो सर कितना अच्छा होता है? ये कोई ऐसी डिसाइडेड चीज नहीं है कि हम बोलते हैं कि यार आपके सवाल में इतना करंट रेशो आएगा ना, आप बोलोगे अच्छा। आपको सवाल का सिनेरियो देखना पड़ेगा। जब क्वेश्चन हम पास पेपर के करेंगे तो वो बोलेगा कि डेयरी फूड्स प्रोडक्ट की कंपनी है, तो हमें उस इंडस्ट्री के हिसाब से सोचना होगा कि करंट रेशो कितना अच्छा है। कभी बोलेगा कि कंपनी एक बैंक है, तो हमें देखना होगा कि बैंक का करंट रेशो कितना अच्छा होता है। कभी वो बोलेगा कि कोई इंस्टीट्यूट है, तो हमें देखना होगा वो उस इंस्टीट्यूट की इंडस्ट्री में करंट रेशो कितना अच्छा माना जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कैलकुलेशन करी और मैं आपको बता दूं बेटा ये आंसर आएगा ना तो अच्छा, ये आंसर आएगा तो बुरा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये रेशो हर इंडस्ट्री के अलग होता है। और एक इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है कि कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज के कुछ रेशोज अच्छे समझे जाएं और कुछ कैटेगरी ऑफ कंपनीज के कुछ रेशोज अच्छे समझे जाएं। तो सवाल में आपको वो बताएगा कि किस इंडस्ट्री की बात हो रही है, किस कंपनी की बात हो रही है। बहरहाल जो जनरल एग्जाम्पल हमें दी हुई है उस हिसाब से अगर हमसे कमेंट मांगेगा तो ऑब्वियसली ए, बी और सी में से मैं
ए को सेलेक्ट करूंगा क्योंकि इसके रिस्क ऑफ डिफॉल्ट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इसने बहुत ज़्यादा अपने पास पैसे रखे हुए। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसकी एक मिसाल यूँ ले सकते हो, इसकी एक मिसाल यूँ ले सकते हो, जैसे मैंने कहा ना कि हर इंडस्ट्री का रेशो अलग होगा। अभी तो हम बहुत सारे रेशोज कैलकुलेट करेंगे और ये भी याद रखना कि एक रेशो की बुनियाद पर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, मल्टीपल रेशोज होंगे। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेता हूँ। देखो, एक चीज कहलाती है स्टॉक डेज। सर स्टॉक डेज क्या होता है? ये आपको मिसाल दे रहा हूं ये समझाने के लिए कि आपके सवाल में इंडस्ट्री की क्या इंप्लीकेशन है। स्टॉक डेज का मतलब होता है कि किसी कंपनी का स्टॉक कितने दिनों में बिकता है। स्टॉक डेज का मतलब होता है कि किसी कंपनी का स्टॉक, खरीदा हुआ माल कितने दिनों में बिकता है। अब मुझे एक एग्जाम्पल दिमाग में आती है, डॉन ब्रेड या बेक पार्लर। पूरी रात फैक्ट्री चलती है, ब्रेड्स बंस की प्रोडक्शन होती है, सुबह डिलीवरी हो जाती है उन प्रोडक्ट्स की। तो इसका मतलब इनका बनाया हुआ माल फैक्ट्री में बनने के 2-4 घंटे में ही बिक जाता। ऐसा नहीं होता इस इंडस्ट्री में। ब्रेड्स, बंस, पेरिशेबल गुड्स, फूड आइटम की इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता कि स्टॉक डे जो है ना वो 90 दिन हो, कि डॉन वाले सोचे कि यार हम 90 दिन जो है वो फैक्ट्री चलाकर पूरे साल की डबल रोटियां बना लेते हैं और फिर वेयर हाउस में रख देंगे और बेचते रहेंगे डबल रोटियां पूरे साल। नहीं, ऐसा नहीं होता। इस इंडस्ट्री के स्टॉक डेज नियर टू जीरो है, क्योंकि अगर ये अपने स्टॉक डे बढ़ाएगा, ये सोचेगा भाई डबल रोटियां जमा करूंगा, 3 महीने वर्कर को दिन रात दिहाड़ी दूंगा, बोलूंगा भाई डबल रोटियां बना, स्टॉक में वेयर हाउस में रखता जा, फिर पूरे साल टेंशन नहीं होगी बनाने की, बेचना होगा सिर्फ। तो ऐसा नहीं चल सकता। गुड्स पेरिशेबल है, खत्म हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो इस इंडस्ट्री के स्टॉक डे कितने होंगे? शायद 2 घंटे, शायद 1 दिन। इसको कंपेयर कर लो, एक गाड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसका स्टॉक डे क्या होगा? ऐसा थोड़ी है कोई पेरिशेबल चीज है कि कल बनाई और खराब हो गई, उड़ गई, ठीक है, जाया हो गई, चूहे खा गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके स्टॉक डे हो सकता है 30-40। आपका लेट से एक शोरूम है, ठीक है, या इंशाल्लाह हो जाए किसी दिन, और लेट से आपके शोरूम से 45 दिन बाद एक गाड़ी बिकती है, अभी भी इंशाल्लाह बोल दो, तो आपका स्टॉक डे क्या हुआ? 45 दिन। क्यों? क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट आपके शोरूम पर आता है वो कितने दिन बाद बिकता है? 45 दिन बाद। तो कहने का मकसद ये है कि हर इंडस्ट्री का सेम नेचर ऑफ बिजनेस नहीं होता, और उसकी वजह से उसके जो रेशियोज होते हैं हर इंडस्ट्री के आपको अलग पढ़ने होंगे। सर कितनी इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे? जितनी पास पेपर में आई है। सर कोई नहीं आ गई तो मुझे भी बता देना, अगली बार पढ़ा दूंगा, ठीक है, और तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जनरल चीज़ें पढ़ लेंगे, कवरेज हो जाएगी। अच्छा, अब हम अपने लिक्विडिटी के टॉपिक पर वापस आते हैं। हमने जो कंपनी ए की बात की थी, कंपनी ए का हमने बोला था करंट एसेट्स कितने हैं? 15 बोले थे। करंट लायबिलिटीज कितनी बोली थी? 10 बोली थी। और करंट रेशियो कितना बोला था? 1.5:1। और हमने ये कहा था कि कंपनी ए एक ऐसी कंपनी है जिसको हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी सेटल करने के लिए उसके पास 1.5 रुपीज़ के करंट एसेट्स मौजूद है, जिससे वो उसको पे ऑफ कर सकती है। और हमने इसको बी से कंपेयर करके बोला था कि इसमें रिस्क ऑफ डिफॉल्ट नहीं है, क्योंकि इसके उधार कम है और करंट एसेट्स ज्यादा है। और करंट एसेट्स होते क्या है? स्टॉक, डेटर, बैंक, कैश, 4 कॉमन करंट एसेट्स है, जो या तो है ही कैश, या तो सूनर और लेटर कुछ दिनों में कैश हो जाएंगे और हम उससे लायबिलिटी पे कर देंगे। फिर मैंने आपको बोला कि एक और टेस्टिंग है, एक और चीज है जो कहलाती है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो क्या होता है? क्विक रेशियो का मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्विक रेशियो था करंट एसेट्स माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ठीक है ना। ये और डिटेल में चला जाता है, हाँ बोलो। नहीं, ऐसे ही हाथ ऊपर करना था, हवा खानी थी। अच्छा देखो, करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है? दूसरा जो लिक्विडिटी का रेशियो था, लिक्विडिटी एनालाइज करने के लिए 2 रेशियोज कैलकुलेट करोगे, एक करंट रेशियो, दूसरा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को प्यार से
एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, एसेट तेजाब वाला, ठीक है, इसकी पूरी कहानी है, कभी बताऊंगा। एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है क्विक रेशियो को, सही है, एसेट टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है क्विक रेशियो को। अच्छा देखो देखो कंपनी होती है ना, उसके पास मैंने बोला कि यार 4 कॉमन चीजें होंगी, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कैश, ठीक है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कैश। स्टॉक जो होता है ना, किसी भी कंपनी में स्टॉक होता है, ऐसा थोड़ी है भाई तुमने बिजनेस शुरू किया, स्टॉक खरीद के लेकर आए, बिक गया सारा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको डिस्प्ले पे रखते हो, डिस्प्ले पे रखते हो, उसके कुछ दिनों बाद वो बिकता है। जितने दिनों में आप स्टॉक लेकर आते हो और वो स्टॉक बिकता है ना, उसको हम कहते हैं स्टॉक डेज। स्टॉक, लेट्स से स्टॉक डेज जो है वो 30 डेज है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं जो चीज खरीदूंगा, अपने शोरूम पे रखूंगा, 30 दिन बाद वो बिकेगी। मिसाल के तौर पर फर्नीचर का शोरूम है, हैबिट है, या कोई और फर्नीचर वाले हैं, ऐसा थोड़ी है वो भाई कारखाने से फर्नीचर आया, चलो वही कस्टमर पहले खड़े, अरे आओ ट्रक से उतरा, चलो भाई ले जाते हैं हम। नहीं, वो वहाँ पे डिस्प्ले पे रहेगा, कोई उसको पसंद करेगा, किसी को वो पसंद आएगा फर्नीचर, फिर वो उसको परचेज करेगा तो वो बिकेगा। जितने टाइम पीरियड में स्टॉक बिकता है वो कहलाते हैं स्टॉक डेज। अब डेटर डेज, डेटर्स जो है ना, डेटर्स वो लोग होते हैं जो मुझसे उधार पर चीज़ें खरीदते हैं, और जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर में कैश सेल्स नहीं होती है, जनरली क्रेडिट सेल्स हो रही होती हैं। तो लेट से मैंने माल बेच दिया, वो 40 दिन बाद डेटर्स जो है ना वो मुझे पैसे दे रहे हैं। तो अगर 40 दिन बाद डेटर्स मुझे पैसे दे रहे हैं तो मेरे डेटर डेज क्या होंगे? 40 डेज। यानी कि जब कोई मुझसे चीज खरीद कर जाता है तब मैं एंट्री पास करता हूं, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। लेकिन उसके 40 दिन बाद मैं एंट्री पास करता हूं बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। ये कहलाते हैं डेटर डेज, यानी कि जितने दिनों में मेरे डेटर्स मुझे पैसे दे रहे हैं। फिर मेरे बैंक अकाउंट में बैलेंस आ जाता है, और उस बैंक अकाउंट के बैलेंस को मैं जो है वो चाहूँ तो कैश करवा लूँ, चाहूँ तो बैंक से उसकी किसी भी को भी, जिसको भी पेमेंट करनी है, ड्राइंग्स करनी है, जो भी करना है वो कर। अब मान लो कंपनी है, जो कंपनी थी उसके करंट एसेट्स 15 थे, करंट लायबिलिटीज 10 रुपए थी। ये जो 15 रुपए के करंट एसेट्स थे, इसमें 12 रुपए का स्टॉक था और 3 रुपए कैश था। ऐसा हो सकता है, करंट एसेट्स में ही आती है दोनों चीजें, ठीक है। क्विक रेशियो कैलकुलेट अगर हम करें तो क्या करना है? करंट एसेट्स यानी कि 15 रुपए माइनस स्टॉक यानी कि 12 रुपए, तो इफेक्टिवली 3 रुपए कैश पे आ गए तुम। 15 टोटल था ना, उसमें से 12 हटा दिए स्टॉक के, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना आएगा? 0.3:1। सर इसका क्या मतलब है? रेशियो को पढ़ने का तरीका बताया, डिनोमिनेटर से स्टार्ट करेंगे या न्यूमरेटर से? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर में यहां पर क्या है? करंट लायबिलिटी। और एंड करेंगे न्यूमरेटर पर। न्यूमरेटर में यहां पर क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक। तो सर पढ़ेंगे कैसे? हम पढ़ेंगे ऐसे, हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए कंपनी ए के पास 0.3 के वो करंट एसेट्स हैं जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है। क्योंकि न्यूमरेटर में हमने अब करंट एसेट नहीं लिखा, हमने करंट एसेट माइनस स्टॉक लिखा। मैं वापस से पढ़ता हूं, हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए, हर एक रुपए की करंट लायबिलिटी को सेट करने के लिए, सेटल करने के लिए, नॉक ऑफ करने के लिए, पे ऑफ करने के लिए कंपनी के पास 0.3 रुपीज के वो करंट एसेट्स हैं जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है, या स्टॉक के अलावा वाले वो करंट एसेट्स 0.3 के हैं। अब लेट से तुमने एक बंदे को 10 रुपए का उधार दिया था और उसको बोला था, इस बंदे ने बोला था मैं तुमसे 15 दिन बाद आकर पैसे ले लूंगा। ये बंदा आ गया तुम्हारे पास,
ने बोला 15 दिन की बात हुई थी, 15 दिन हो गए, मैं आ गया हूं, पैसे दो। क्या ए पैसे दे सकता है? क्या ए पैसे दे सकता है? नहीं। ए बोलेगा भाई 3 रुपए ले जा, 7 बाद में दूंगा, पहली बात। दूसरी चीज ये बोलेगा यार 3 रुपए ले जा, 7 रुपए की चीजें ले जा, वो बोलेगा भाई ये चीजें मेरे काम की नहीं है, मैं इस्तेमाल ही नहीं करता, बोलेगा यही है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि क्विक रेशियो एक स्टेप और आगे बढ़कर चेकिंग करता है, और क्विक या एसेट टेस्ट रेशियो और डिटेल में कंपनी की लिक्विडिटी देख रहा है। और यहां पर क्विक रेशियो ये कह रहा है कि ये कंपनी भी सही कंपनी नहीं है, इसलिए क्योंकि मान लिया इसके पास 15 रुपए के करंट एसेट्स हैं, लेकिन उसमें से 12 रुपए स्टॉक है। स्टॉक बिकेगा 30 दिन बाद, फिर वो डेटर बनेगा, फिर वो डेटर आएगा 40 दिन बाद, फिर वो पैसे देगा तो बैंक में पैसा आएगा। तो क्विक या एसेट टेस्ट रेशियो और डिटेल में ये चीज चेक कर कर बता रहा है कि ये जो कंपनी ए है, ये कंपनी भी इस हिसाब से इसकी लिक्विडिटी अच्छी नहीं है, कोई इससे पैसे मांगने आए और हो सकता है कि इसके पास पैसे पड़े हुए ही ना हो। ठीक है, तो क्विक रेशियो क्या करता है? क्विक रेशियो कौन सी चीज को माइनस करता है करंट एसेट्स में से? स्टॉक। और स्टॉक क्या है? मोस्ट लिक्विड या लीस्ट लिक्विड? वो बोलते हैं सबसे लीस्ट लिक्विड जो चीज है उसको हटा दो, जो चीज सबसे ज्यादा टाइम लेकर कैश पे बनेगी उसको हटाकर फिर देखो कि क्या बच जाता है। ठीक है, तो क्विक रेशियो एक स्टेप फर्दर होता है। अब जब हम सवाल करेंगे तो उसमें इनकी एप्लीकेशन आएगी, लेकिन हमने ये देख लिया कि सर अगर कोई भी सवाल हमें बोलेगा कि कंपनी की लिक्विडिटी एनालाइज करो, तो हम नंबर 1 करंट रेशियो, नंबर 2 क्विक रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये 2 रेशियो हम तब कैलकुलेट करेंगे जब आपके सवाल में लिखा हुआ होगा कि एनालाइज या कमेंट ऑन लिक्विडिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। और ये दोनों रेशियोज वो रेशियोज हैं जो अगर आपको सवाल में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अवेलेबल हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत नहीं है, स्टॉक, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी सब आपके पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से मिल जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अच्छा, फिर इसी से लिंक कुछ और रेशियोज हैं जिसमें एक चीज आती है वर्किंग कैपिटल रेशियोज। हाँ बोलो। ये 2 लिक्विडिटी के लिए करते हो, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के होते हैं, कुछ मुख्तलिफ कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी है लिक्विडिटी कि कंपनी कितने आराम से पैसे पे कर सक रही है, उसके रेशियोज। ठीक है, अच्छा जी, अगली चीज पर वर्किंग अच्छा, वर्किंग कैपिटल का नाम सुना है? क्या होता है वर्किंग कैपिटल? हाँ, चलो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल रेशियोज, एक चीज लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल रेशियोज, एक चीज लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल, एक चीज लिखता हूँ वर्किंग कैपिटल रेशियो, एक चीज लिखता हूं वर्किंग कैपिटल साइकिल। सबसे पहले मुझे बताओ वर्किंग कैपिटल क्या होता है? हाँ, अगर आपको कोई आपका सवाल पूछे कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना है, तो वो होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अगर कोई सवाल आपको बोले कि कंपनी का वर्किंग कैपिटल कितना है, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यानी कि कंपनी की करंट एसेट्स कंपनी की करंट लायबिलिटीज से कितने ज्यादा है।
ठीक है, यानी कि कंपनी ने जो रोजमर्रा के ऑपरेशन के लिए, डेली ऑपरेशंस के लिए जो इन्वेस्टमेंट करी अपने पास से, करंट एसेट्स में क्या है, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कैश, ये बंदा इन्वेस्ट क्यों करता है बिजनेस में, ताकि रोज के ऑपरेशंस हो सके, वर्किंग हो सके, वर्किंग के लिए जो कैपिटल इन्वेस्ट किया। अच्छा सर, करंट लायबिलिटीज क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि वो उधार भी तो ले रहा है साथ में। अगर तुमने बिजनेस में 500 रुपए स्टॉक में इन्वेस्ट करे हैं, लेकिन 500 का 500 स्टॉक जो है वो तुमने उधार पे लिया है, तो तुमने कंपनी के डेली ऑपरेशंस के लिए अपने पास से क्या कैपिटल इन्वेस्ट किया, कुछ भी नहीं। 500, मेरी एक दुकान है, जनरल स्टोर है, जनरल स्टोर पे जितना भी माल है, या जिस तरह से ये जो आपके हाइपर स्टार वगैरह होते हैं, ये पेप्सी वालों से कैश पे थोड़ी चीज़ें खरीदते हैं, बोलते हैं रख जाओ, बिकेंगी तो दे देंगे, इम्तियाज़ वाला है। ठीक है, तो क्या है इनका, अगर 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 100% लेट से मान लो कि इन्होंने जो स्टॉक रखा हुआ है अपने पास, वो लोगों को बोला हुआ है भाई रख के चले जाओ, बिकेगा तब पैसे दे देंगे, तो क्या खुद पैसे रोके वर्किंग कैपिटल के लिए? नहीं। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो रोजमर्रा के ऑपरेशन के लिए आपने पैसे ब्लॉक करे हैं। भाई मैं एक बिजनेस का ओनर हूँ, मैंने एक जनरल स्टोर परचेस किया, जनरल स्टोर में मैंने शान वालों को बोला हाँ भाई आ जाओ मसाले भर दो, डॉन वालों को बोला हाँ भाई डबल रोटियां भर दो। वैसे प्रैक्टिकली वो पैसे मांगेंगे, लेकिन अगर मैं बोल दूं भाई पैसे तब दूंगा जब बिक जाएगी चीज़, और अगर वो मान जाते हैं। मैंने 500 रुपये का माल अपनी दुकान में रखा, करंट एसेट्स है, स्टॉक है 500 के, लेकिन 500 के 500 का साथ में मैंने लायबिलिटी भी क्रिएट कर दी है, यानी कि मैंने बोला उधार पर, तो मेरी इन्वेस्टमेंट क्या हुई, जीरो हुई ना। वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट जीरो हुई, यानी कि जो जिससे मैं डेली वर्किंग करूंगा उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी है। दूसरी इन्वेस्टमेंट मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स या नॉन करंट एसेट्स की इन्वेस्टमेंट, वो अपनी जगह, जनरल स्टोर परचेस किया होगा, फर्नीचर परचेस किया होगा, वो अपनी जगह, फ्रिज फ्रीजर परचेस किया होगा। वर्किंग कैपिटल आपको बताता है कि रोजमर्रा के ऑपरेशंस में आपने कितना पैसा जो है वो ब्लॉक किया। अच्छा, वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या है? करंट रेशियो का दूसरा नाम। अगर सवाल बोल दे करंट रेशियो कैलकुलेट करो, अगर सवाल बोल दे वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट करो, एक ही बात। अच्छा सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, ये अभी डिटेल में देखते हैं। आता कैसे, स्टॉक डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिट डेज, इसको मैं डिटेल में अभी देखता हूं। अच्छा सर, अगर वर्किंग कैपिटल रेशियोज बोले, इन दोनों में फर्क है 1 और 3 में। 1 में एस नहीं लिखा हुआ, सॉरी 3 में एस नहीं लिखा हुआ, 1 में एस लिखा हुआ है। तो आप वो सारे रेशियोज कैलकुलेट करोगे जिस में करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज हो। अगर सवाल बोले वर्किंग कैपिटल रेशियोज कैलकुलेट करो, तो वो सारे रेशियोज कैलकुलेट करके दे देना जिसमें करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज की इन्वॉल्वमेंट होगी। सर कोई लिस्ट तो बताओ, आ जाएगी, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। और अगर वर्किंग कैपिटल बोले करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, अगर वर्किंग कैपिटल रेशियो बोले करंट रेशियो, यानी कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर वर्किंग कैपिटल साइकिल बोले, जो अभी मुझे डिस्कस करना है, तो वो स्टॉक डेज प्लस डेटर डेज माइनस क्रेडिटर डेज। ये चौथा वाला पॉइंट जो है वो मुझे अभी कंक्लूसिवली डिस्कस करना होगा क्लास एंड होने से पहले। हमने 2 तो कर लिया ना, देखो 2 तो आप लोगों का बेसिक एक अकाउंटिंग की नॉलेज है, हमने 3 कर लिया। 1 हम कैसे करें, जब 4 होगा तभी 1 होगा ना, 4 होगा खुद ही 1 हो जाएगा। 1 क्या है, 1 क्या है, 1 सबका सम है, तो तुम 4 करोगे, 2 3 तुम कर चुके हो, खुद ही 1 हो जाएगा। स्टॉक डेज, हाँ हाँ सब मिलेगा तुम्हें, और भी चाहिए होगा और भी मिलेगा, जो जो तुम मांगोगे सब मिलता जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, लेट से तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, और वो बिजनेस तुमने फर्स्ट जनवरी को स्टार्ट किया। तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया 1 जनवरी को, ठीक है। 1 जनवरी को तुमने बिजनेस स्टार्ट किया, और तुम क्रेडिट पर किसी से चीजें परचेस कर आए। एंट्री क्या पास करोगे, परचेज डेबिट
पेएबल क्रेडिट। मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा यार मैं नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल फर्नीचर का, और मैं जो है वो होलसेल मार्केट गया फर्नीचर की। मैंने बोला भाई मेरी रिटेल की शॉप होगी, आप मुझे उधार पे फर्नीचर दे दो। उसने बोला चलो सही है, तुम उधार पे फर्नीचर ले जाओ, बिके तब पैसे दे देना। तो मैंने एंट्री पास कर दी, परचेसेस डेबिट पेएबल क्रेडिट। पेएबल क्रेडिट इसलिए क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं करी, पेमेंट में कुछ टाइम बाद करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं फर्नीचर ले आया अपने पास, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है। ये स्टॉक ऑन एन एवरेज 15-15 दिन पर बिकता है, यानी कि कब बिकेगा? 15 जनवरी को। एक मिसाल ले लो, यानी कि अगर ये 15 दिन बाद ये चीजें बिकती हैं तो 15 दिन बाद मैं एंट्री पास करूंगा डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, कि भाई ये चीजें बिक गई। जितने टाइम में ऑन एन एवरेज मेरी चीजें बिकती हैं उसको क्या कहते हैं? स्टॉक डेज। मैं चीजें खरीद कर लेकर आया, वो चीजें 15 दिन बाद बिकी। मैं चीजें खरीद कर लेकर आया, वो चीजें 15 दिन बाद बिकी। तो जितने दिनों बाद ये चीजें बिकी वो कहलाएंगे स्टॉक डेज। 15 दिन हो गए, ठीक है। 15 दिन बाद जो मैं चीजें लेकर आता हूं वो ऑन एन एवरेज बिक जाती हैं, हमारी अजम्पशन है। अच्छा, अब जब चीजें बिकती हैं, मान लो मेरा ऐसा बिजनेस का नेचर है कि लोग जो है वो उसके मजीद 10 दिन बाद पैसे देते हैं, तो तकरीबन लगभग 25 जनवरी को पैसे आएंगे। यानी कि 25 जनवरी को मैं अपनी बुक्स में एंट्री पास करूंगा बैंक डेबिट और डेटर क्रेडिट। यानी कि ये कितना टाइम पीरियड है? 10 दिन का। ये 10 दिन क्या कहलाता है? डेटर डेज, है ना, डेटर डेज कहलाता है। अच्छा, अब देखो यार, मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूं, मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूं। मेरे पास 1 जनवरी वाले दिन कुछ भी नहीं है, जेब में जीरो है, फाके पड़े हुए हैं घर पर, सब इंतजार कर रहे हैं फर्नीचर बेचकर पैसे लेकर आओ घर पर। तो मुझे बताओ मुझे अगर बिजनेस करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे कितने दिनों बाद आएंगे? 25 दिनों बाद आएंगे, क्योंकि पहले मैंने माल खरीदा, माल बिका 15 दिन बाद तकरीबन, बिका तो पैसा थोड़ी आया। जिसने खरीदा उसने बोला मैं भी 10 दिन बाद पैसे दूंगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास जो पैसा आ रहा है ना 25 दिन बाद आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे कितने टाइम का उधार चाहिए जिससे चीजें खरीद रहा हूं? मैं जिससे चीजें खरीद रहा हूं, फर्नीचर खरीद कर आया होलसेल से, उससे मुझे कम से कम 25 दिन का तो उधार चाहिए ना, क्योंकि मैं खरीद कर जाऊंगा चीजें, तो पैसे थोड़ी है मेरे पास। 15 दिन बाद वो बिकेगा, फिर 10 दिन बाद वो डेटर्स मुझे पैसे देंगे, तो पैसे 25 दिन बाद आएंगे। वो बोल रहा है मैं तुम्हें 5 दिन का उधार दे सकता हूं, तो पहली बार मुझसे बिजनेस कर रहे हो, मैं तुम्हें जानता थोड़ी हूं। यानी कि 1 जनवरी को उसने मुझे चीजें दे दी, लेकिन उसने बोला भाई 5 जनवरी को मुझे पैसे चाहिए, चाहे आपका माल बिके ना बिके। जिससे मैं चीजें खरीदता हूं वो मेरा पेएबल कहलाता है, जिससे मैं चीजें खरीदता हूं वो मेरा क्रेडिटर कहलाता है। तो जिस तरह मुझसे लोग उधार पर चीजें लेकर जा रहे हैं और 10 दिन बाद पैसे दे रहे हैं, मैं बोल रहा हूं ये मेरा डेटर डेज है, जितने दिन में मेरे डेटर्स मुझे पैसे देते हैं। इसी तरह से अगर कोई मुझे उधार दे रहा है तो ये मेरे लिए क्रेडिटर डेज कहलाएगा। क्रेडिटर डेज का मतलब ये हो गया कि वो टाइम जो मुझे मेरा क्रेडिटर देता है कि भाई चलो इतने दिनों बाद पैसे दे देना। अब यार मुझे तो इसको किसी भी तरह से 5 जनवरी को क्या करना है? पेमेंट करनी है। पैसा होगा मेरे पास क्या? नहीं। पैसा कब आएगा? तो इस दिन मैं कहां जाऊंगा? बैंक के पास लोन लेने। कितने दिन का लोन लूंगा? 20 दिन का लूंगा। बात समझ में आ रही है? 5 जनवरी तक तुम टेंशन ही नहीं है। 5 जनवरी को मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक को बोलूंगा 20 दिन का उधार दो। बैंक बोलेगा क्यों? मैं बोलूंगा देखो ये मेरा बिजनेस का साइकिल है, मैं फर्नीचर लाता हूं तकरीबन 15 दिन में बिकता है, 15 दिन में जब बिकता है उसके 10 दिन बाद पैसे आते हैं, यानी कि 1 जनवरी को जो चीज खरीदी थी ना उसकी पेमेंट मुझे 25 को आएगी। तो बैंक बोलेगा तो लोन क्यों चाहिए? मैं बोलूंगा यार जिससे मैंने खरीदी उसको 5 जनवरी को पैसे देना है।
तो इसका मतलब मैं बैंक के पास जाकर और बैंक से 20 दिन का उधार लूंगा। मैं 5 को बैंक से उधार लूंगा, इस बंदे को दे दूंगा, क्रेडिटर को। अब बैंक मेरे पीछे पड़ा हुआ होगा। 25 जनवरी को जब कस्टमर से पैसे आएंगे तो 20 दिन पूरे हो गए होंगे। मैं बैंक जाऊंगा, बैंक को बोलूंगा भाई आप अपने पैसे ले लो, बचे हुए मेरे। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल ने क्या किया, वर्किंग कैपिटल साइकिल ने ये कैलकुलेशन आसान कर दी। इसने बोला तुम चीजें खरीदते हो कितने दिन बाद बिकती हैं, 15। जब बिकती हैं उसके बाद पैसा कितने दिनों बाद आता है, 10। तो हो गए 25 दिन। तुम्हें कितने दिनों का उधार मिल रहा है, 5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 दिन तुम्हारी वर्किंग कैपिटल साइकिल है। यानी कि तुम्हें अपने वर्किंग कैपिटल के लिए अगर किसी से फंडिंग चाहिए तो तकरीबन 20 दिन की चाहिए होगी। अच्छा, एक बार ये बिजनेस चल गया ना, फिर हमारी अजम्पशन गोइंग कंसर्न की होती है कि ऐसा ही होता रहेगा। मतलब 1 जनवरी को खरीदा, उसकी साइकिल ये खत्म हुई, 2 जनवरी को खरीदा, उसकी साइकिल 26 को खत्म हुई, 3 जनवरी वाली साइकिल 27 जनवरी को खत्म हुई। ठीक है, तो ये आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल कहलाती है। अब देखो, अब बात ये है कि हम जब वर्किंग कैपिटल साइकिल का सवाल करेंगे, वर्किंग कैपिटल साइकिल का सवाल करेंगे, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल के लिए हमें स्टॉक डेज मालूम करना होगा, हमें डेटर डेज मालूम करना होगा, हमें क्रेडिटर डेज मालूम करना होगा। ठीक है, इन सब की कैलकुलेशन के अपने अपने फॉर्मूले होंगे। कैलकुलेशंस या फॉर्मूले कैसे डिराइव है वो भी मैं बता दूंगा अगली क्लास में, फॉर्मूले भी बता दूंगा अगली क्लास में। स्टॉक डेज बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए ये भी बता दूंगा, कम करना है तो भी क्या करना चाहिए ये बता दूंगा। डेटर डेज को इंक्रीज करना है या कम करना है, मिसाल के तौर पर 10 दिन नहीं, मैं चाहता हूं मेरे कस्टमर मुझे 3 दिन में पैसे दे दें, तो क्या करूंगा, उनको बोलूंगा 3 दिन में पेमेंट करी तो डिस्काउंट। क्रेडिट एरियज को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो क्या करना होगा, ये भी नेक्स्ट क्लास में वेडनेसडे को डिस्कस होगा। यहां तक की चीजें कॉपी कर आना। ये लेक्चर मैं अपलोड कर देता हूं और साथ में मैं हैंड आउट दे रहा हूं जिसमें इसकी समरी है।